ठीक है? आप शेयर कर दो अपनी एक्सपीरियंस। जी मैम, मैंने एक्चुअल पहले अकाउंट बनाया था, मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था। तो यूट्यूब से थोड़ा मैंने सीखा था। तो मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट वहाँ पे है ना, अपने वैसे माइंड में एक डाल दिया ना। अमेजोन पे चेक की, ये प्रोडक्ट है, इतने में सेल हो रही है। वो फिर अलीबाबा से चेक की, इतने में वो मिल रही है। हाँ। तो मैंने डिफरेंट सप्लायर से इनके ना कोऑर्डिनेट किया, उनसे बातचीत की। तो फिर मेन जो एक्सपीरियंस हुआ वो है ना, बल्क क्वांटिटी का है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लेते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। हम्म। फिर क्यों उनके फिर वही उनका फिर कोई होता है जो है ना, आप शिप के थ्रू मंगवाते हो जो भी प्रोडक्ट। तो उसमें भी एक इनके, आप सपोज करें एक बॉक्स है, उसके एक फिक्स चार्जेस है उसमें, चाहे आप एक प्रोडक्ट मंगवा लो चाहे 10 मंगवा लो। हम्म। तो मैंने 250, तकरीबन 250 ऑर्डर की थी। वो बहुत लर्निंग महंगी है। टॉय था बेबी का। हाँ हाँ। तो उसमें यानी कि मुझे है ना शिपिंग कॉस्ट थोड़ी मैं मैनेज की थी मैंने। और वो तकरीबन 1 महीना लग गया था मुझे दुबई पहुंचने में, वो शिपमेंट। हाँ, तकरीबन 1 मंथ लगता है। जी। तो और ये है कि सर आप जब पेमेंट करो तो जो भी है कोऑर्डिनेट करो अलीबाबा, मतलब थ्रू चैनल के थ्रू करो। प्राइवेट मैसेजेस वगैरह इनकी बिल्कुल भी नहीं, और प्राइवेट पेमेंट प्राइवेट अकाउंट में ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने यही देखा था कि जो भी आपने करना है अलीबाबा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम लोग अलीबाबा के थ्रू पेमेंट करते हैं ना, जब तक हमारी प्रोडक्ट पहुंच नहीं जाती हमारे पास, उस वक़्त तक जो है अलीबाबा आगे अपने उस कंपनी को जो उसके साथ काम कर रही होती है उसको पे नहीं करता। ठीक है? अगर तो पेमेंट पहले कर दे और बीच में कोई भी इश्यू आ जाए, फिर हम लोगों के लिए इश्यू बन जाता है। कोई बीच में हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, या इंश्योरेंस का कोई भी इशू आ सकता है। तो उसके लिए जो है ना, जैसे अमेज़न अपने पास पेमेंट रखता है ना हमारी सेफ सिक्योरिटी के तौर पर, ऐसे ही सेम अलीबाबा उन लोगों की पेमेंट अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखता होता है। और हमेशा वेरीफाइड कस्टमर्स लेने हैं हमने। और बिलाल, अच्छा, और मिनिमम 1000 पीसेस हम लोगों ने ऑर्डर करने होते हैं, क्योंकि समटाइम्स अगर हम लोग कम पीसेस ऑर्डर करते हैं ना, तो हमें उतनी की प्रोडक्ट नहीं होती जितना हमें उसकी शिपिंग की कॉस्ट पड़ जाती है ना? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उस वक्त मैंने जो मिनिमम काउंट किए थे ना, उसने कहा था अगर अब इतनी प्रोडक्ट ऑर्डर करते, क्योंकि उसका वो साइज बड़ा था, वो ना मतलब छोटी प्रोडक्ट नहीं थी। हम्म। वो एक पूरे उसमें अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक और पूरा एक ना, मतलब स्टैंडर्ड साइज जैसे। होती है। जी जी। हाँ। तो उसमें यानी कि तकरीबन बॉक्स, बड़े बड़े बॉक्स, 6 बॉक्स आ गए थे 250 उसमें। अच्छा, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेल नहीं हुए। वो क्यों? आपने होलसेल पे किया था? नहीं, मैंने एक्चुअली, मेरे को आइडिया नहीं था, मेरे को हंटिंग वगैरह का उस वक्त मुझे कुछ हाँ पता ही नहीं था। हाँ। भाई हंट प्रोडक्ट हंट करके ही इनके करना होता है। बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। वैसे ही देखा, अच्छा ये इस पे, अच्छा इस पे इतने का सेल हो रहा है, इतने का मिल रहा है, ये अमेजोन कॉस्ट है, ये प्रॉफिट मार्जिन है। हम्म। बट ठीक है, डजेंट मैटर वो सेल हो रहा है नहीं हो रहा, या ना हाँ, उसे नहीं, हम क्या लोग वो। ये जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं ना, और जो हम लोग हंटिंग का क्राइटेरिया यूज़ करते हैं ना, ये इसीलिए होता है। ठीक है? अब क्या? उसमें दुबई में तो उस वक्त कोई हंटिंग वगैरह के टूल्स वगैरह भी नहीं है। अभी पता नहीं आ गए हो तो पता नहीं है, उस वक्त तो कुछ भी हाँ। नहीं थे। दुबई न्यू न्यू आया था दुबई अमेजोन, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी काफ़ी पुरानी बात है ये। अब तो काफ़ी जी अच्छा जी। चल रहा है दुबई में। अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। मैं तो ये जब शुरू हुआ था ना अमेजोन, तब हम्म। मैंने इनके अकाउंट बनाया था उस पे। अच्छा, सही है। अब तो खैर दुबई में बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप लोगों को समझ में आई ना हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। आज जो हैं मेरे ख्याल में शायद इतने ही लोग आएंगे और कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि दो तो मिसिंग हैं। आमना भी आ गई हैं, आयशा भी आ गई हैं, हाजरा ने भी नहीं आना, और मुसव्विर अगर ने बीच में ज्वाइन कर लिया तो वो होगा आई थिंक, और बाकी लोग कोई भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन? वकास, आमना और आयशा, आप तीनों के लिए। अ, बिलाल, आपको तो आइडिया था, आपने लेक्चर देख भी लिया होगा, आपको मुश्किल नहीं लगा होगा वो सब कुछ। जी मैं, मुझे ये शिपमेंट का और अलीबाबा ये काफी चीज है, मुझे हाँ, प्रैक्टिकल में इसीलिए मतलब आपको गुजरा हूँ इस चीज हाँ, में। आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। बाकी लोग बताएं ज़रा मुझे तीनों। आमना, आपका तो आपने तो आज मुझे भेजा ही नहीं सारा दिन, एनी डेस्क। मैम मैं आपको अभी भेजती हूँ। अभी ना भेजना, मैं क्लास ले रही हूँ अभी, क्लास मतलब के बाद भेजना। क्लास के क्लास बाद मुझे ठीक है। भेजोगी तो फिर आपकी कोई प्रैक्टिस होगी। ठीक है? चलो जी ठीक है, ठीक है। वकास आप बताओ। मेरे माइक में इशू है कुछ?
ओके, ठीक है। चलो फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ अपनी, ठीक है? जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग बाद में मेरे साथ शेयर कर लेना, पूछ लेना। कोई इश्यू आता है ना, ग्रुप में पूछ लिया करो आप लोग ना। तो ग्रुप में बनाने का मकसद यही होता है कि उसमें आपके पास जहाँ पर सीनियर्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं। एक चीज़ आपको समझ नहीं आएगी ना, तो वो आपको गाइड कर देंगे। आपको पूरा वीक, यानी आप लोग 4 डेज़ के बाद आए हो, तो आपको 4 डेज़ वेट नहीं करना होगा, ठीक है? इस चीज़ पे शेयर करते हैं हम। हमने आज पढ़ना है अपना शिपिंग का। और शिपमेंट में हमने आपने प्रोडक्ट को हंट की, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को सोर्स किया, अपना कंपटीटर ढूंढा। सोर्स करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है शिपमेंट का, कि हमने किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाना है। उससे पहले हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं लैंडिंग कॉस्ट, कि लैंडिंग कॉस्ट जो होती है ना, वो क्या होती है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है चाइना टू वेयर हाउस अमेजोन। इसको आप लिख सकते हो सोर्स टू वेयर हाउस अमेजोन, ठीक है? सोर्स टू का मतलब ये हो गया कि आप चाहे चाइना से सोर्स कर रहे हो, आप चाहे पाकिस्तान से सोर्स करते हो, आप चाहे यूएस या यूके से सोर्स करते हो। जहाँ से आपका सप्लायर है ना, आपकी यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ से लेके तो अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचने तक, अगर आपने एफबीए करना है और अगर आपने एफबीएम करना है, तो आपके वेयर हाउस तक पहुँचने तक की जितनी भी कॉस्ट आती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसमें, आपकी फ्रेट की कॉस्ट यानी शिपमेंट की कॉस्ट होती है, और आपके बैंक चार्जेस होते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं? आपकी प्रोडक्शन आ गई, प्रिंटिंग आ गई और लेबलिंग आ गई, ठीक है? लाइक आपकी मैन्युफैक्चरिंग टोटली जो है ना, लेबलिंग और वो आपका लोगो वगैरह लगने तक का, एंड तक का सारा काम, वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं प्रोडक्शन इसमें, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है? फिर फ्रेट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट फ्रेट कॉस्ट में आ जाता है इंक्लूड। आपकी पिकअप की कॉस्ट आ गई, शिपिंग की कॉस्ट आ गई, कस्टम क्लियरेंस आ गया, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंश्योरेंस प्लस टैक्सेस। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए? इसको हम बोलते हैं लैंडिंग कॉस्ट। और बीच में आ जाते हैं आपके बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कौन से होते हैं इसमें? बैंक चार्जेस इसमें वो होते हैं जो आप लोगों ने अपने सोर्स को भी पे किया होता है, उसमें आपके टैक्सेस डिडक्ट होते हैं, और जो आपने अपने फ्रेट को भी पे किया होता है, उसमें भी आपके चार्जेस आते हैं। वो एक्स्ट्रा के चार्जेस होते हैं ना, तो वो भी हम लोग ऐड करेंगे इसके बीच में, इतने इतने इसमें से टैक्सेस हमारे डिडक्ट हुए हैं। तो लैंडिंग कॉस्ट ये आपकी बाद में आगे जब हम लोग इसको प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे ना, तब आपके काम आएगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपकी लैंडिंग कॉस्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। चाइना से लेकर तो अमेज़न तक पहुँचने का जितना भी टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जितनी भी कॉस्ट आएगी ना, वो सारी कॉस्ट इसमें काउंट की जाएगी। ठीक है? ये होती है लैंडिंग कॉस्ट। एनी क्वेश्चन? नो मैम। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है लीड टाइम। पहले तो हमने कॉस्ट को देखा था ना, अब हमारे पास टाइम आ जाता है कि कितना टाइम हमें चाहिए होता है। लीड टाइम आता है हमारा वही मैन्युफैक्चरिंग प्लस शिपिंग टाइम, यानी सोर्स से लेके चाइना से लेकर अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचने में जितना भी टाइम पीरियड लगता है, उसको हम लोग लीड टाइम कहते हैं। फिर इसके बीच में आ जाते हैं एमओक्यूज। एमओक्यू क्या होता है? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसको हम लोग एमओक्यू कहते हैं, ठीक है? और कितना होना चाहिए हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी? मिनिमम 1000 पीसेस या फिर 6 टू 700 पीसेस, इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी नहीं होती जितनी हमारी शिपिंग की कॉस्ट हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने उसी के मुताबिक सबसे पहली जो इन्वेंट्री हमने भेजनी है वेयर हाउस में, वो क्या होती है? वो आप लोगों ने बाय सी भिजवानी होती है, यानी सी फ्रेट के थ्रू भिजवानी होती है। वहाँ पर टाइम तो लगता है, 1 महीने का टाइम पीरियड लगता है, ठीक है? लेकिन उस 1 महीने के टाइम पीरियड में ये हो जाता है कि आपके ना चार्जेस कम हो जाते हैं उसमें, शिपमेंट के, ठीक है? और उसके बाद वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट पहुँच गई अमेज़न के वेयर हाउस में, फिर आपने अपनी लिस्ट को ओपन कर देना है, अपनी लिस्टिंग कर देनी है। और फिर जब आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएँगे और उसके बाद जब दोबारा आपको शिपिंग करवानी, शिपमेंट करवानी पड़ती है, आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो रही होती है, तो फिर हम लोगों ने उसके बाद बाय एयर करवानी होती है, क्योंकि उस वक़्त फिर हमें ये होता है ना कि जितनी जल्दी प्रोडक्ट हमारी पहुँच जाए, पहुँच जाए। इसीलिए हम लोग, अब वो 5 टू 7 डेज़ में लगती है और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना फर्स्ट टाइम में जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री भेज सकते हैं, हम भेज दें,
ठीक है? ताकि उसके बाद हमें कम से कम 2, 3, 4 मंथ्स जो है ना वो सुकून रहे और फिर हम 4 महीनों के बाद भेजें, अगली दोबारा भेजें भी तो। तो ये आ जाता है फिर हम लोगों का। उसके बाद हमारे पास आ गया फ्रेट फॉरवर्डर्स कि ये फ्रेट फॉरवर्डर्स जो हैं ये होता क्या है? फ्रेट फॉरवर्डर्स कौन से होते हैं? फ्रेट फॉरवर्डर्स आपकी शिपमेंट की कंपनीज़ होती हैं जो कि ए टू ज़ी आपके शिपमेंट के सारे मेथड को लेकर चलती हैं, ठीक है? अब फ्रेट फॉरवर्डर इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर that specialize in arranging storage and shipment on behalf of its shippers, ठीक है ना? यानी वेयर हाउस से सॉरी वो आपके मैन्युफैक्चरर से लेके तो अमेज़न तक पहुँचाना, वो सारा काम किसका होता है? फ्रेट फॉरवर्डर का होता है, ठीक है? इट यानी कि आपका जो शिपमेंट का होता है सारा, उसने अपनी सर्विसेज़ देनी होती हैं आपको। इट यूजुअली प्रोवाइड सर्विसेज़ फुल रेंज ऑफ सर्विसेज़ इंक्लूडिंग प्रिपरेशंस, शिपिंग एंड एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी, बीच में वेयर हाउस भी आपका समटाइम्स आ जाता है, बुकिंग करवानी होती है कार्गो स्पेस की, फिर आपने इनसे नेगोशिएट करना होता है, फिर वो लोग जो हैं आपके बिहाफ पे नेगोशिएट भी करते हैं फ्रेट चार्जेस को, एंड कार्गो इंश्योरेंस, अगर तो कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो वो इंश्योरेंस का भी उन लोगों ने सीन करना होता है, ये सारी चीज़ें उनकी होती हैं। In a word, a good freight forwarder will save your time and headaches while providing reliable and cost-effective shipment. Got it? सिंपल जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन सी हैं कार्गो सर्विसेज हैं, टीसीएस वाले हैं, लेपर्ड वाले हैं, पाकिस्तान में देखें तो हम लोग पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस आ गया, उसके अलावा बेतहाशा हैं। आपने जाकर अलीबाबा के ऊपर लिखोगे, गूगल के ऊपर लिखोगे, आपके पास बेतहाशा कंपनीज जो है ना वो ओपन होके आ जाती हैं हमारे पास। अब हमने देखना है कि हमने इन फ्रेट फॉरवर्डर्स को कहाँ से ढूंढना है। हाउ टू फाइंड आउट एंड चूज अ फ्रेट फॉरवर्डर। कहाँ से? आप खुद ही से इसको सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी कहीं से भी, किसी भी जानने वाले से पूछ सकते हो, वो भी आपको अच्छी कंपनीज का बता सकती हैं। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो मैन्युफैक्चरर है ना, यानी जहाँ से आपका जो सप्लायर है, सोर्स है, आपने उसको पूछना है सबसे पहले कि क्या उनके पास ये वाली फैसिलिटी है। अगर तो उनके पास ये फैसिलिटी है तो फिर सबसे बेस्ट हो गया, वही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वही आपके सामान को उठाएँगे, उठाकर आगे वेयर हाउस तक पहुँचा देंगे और आपने उनको पे कर देना है। आपको ये टेंशन भी नहीं होगी उसमें कि कहीं रास्ते में बीच में लाइक वेयर हाउस उसके मैन्युफैक्चरर से लेके, ठीक है? उसकी सोर्स से लेकर तो शिपिंग तक में कोई इधर-उधर ना हो जाए चीज़ या कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना? कोई हेलो, हाय, हाँ जी, कुछ येस, नो बोल दो। मुझे लगता है बस मैं अकेली ही बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ। जी, जी, हेलो हाँ। मुझे ना मुझे ना फिर पता है क्या होता है, मुझे मैं ना फिर बार-बार खोल कर देखती हूँ, कहीं मैं मेरा बंद तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और मसला तो नहीं हो गया, किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही होती है। ठीक है अच्छा, मैडम, आप बोलेंगे। अब ना जी डेस्टिनेशन मैम, बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, अब ना फ्रेट फॉरवर्डिंग में क्या होता है, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है? हमने उन 3 मेथड्स के थ्रू चलना होता है। सबसे पहला कौन-सा होता है, इसको हम बोलते हैं डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड, ठीक है ना? डिलीवरी ड्यूटी पेड होता है, एक होता है डीआईपी, डोर एट स्टेप या एट पॉइंट, ठीक है? ये हो जाता है। तो इन दोनों ये जो दोनों चीज़ें हैं ना डीडीपी और डीआईपी, ये कह लो कि सबसे बेस्ट होती हैं। बेस्ट क्यों होती हैं? ये बेस्ट इसलिए होती हैं कि DDP shipping is a type of delivery where the seller takes responsibility for all risk and fees of shipping goods until they reach their destination। यानी ये कि जो हमारा सोर्स है जहाँ से हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को परचेज किया है होलसेल के ऊपर, वो वही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि ठीक है हमारी शिपमेंट की कंपनीज हैं, हम जो है ना हम आपका सामान यहाँ से उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में या जहाँ भी आपने हमें एड्रेस दिया हुआ है हम लोग वहाँ पे पहुँचा देंगे। ये सबसे मुझे तो यही लगता है कि ये सबसे सेफेस्ट जो है ना ये वे है शिपमेंट का, ठीक है? मैनी कंपनीज विद ओनली यूज डीडीपी व्हेन शिपिंग गुड्स बाय एयर और सी फ्रेट। Buyers benefit heavily from DDP because they assume less risk, liability and cost। इसमें ये होता है कि जब हम लोग अपने सोर्स से निगोशिएट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, फिर हम उससे पूछते हैं कि डू यू हैव अ फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है? वो हमें कहता है यस। फिर सेकंड क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं कि आपके पास कौन-कौन से प्लान्स हैं? हम उनसे ये पूछेंगे आपके पास डीडीपी का प्लान है या आपके पास कौन-सा प्लान है फ्रेट फॉरवर्डिंग में? अगर वो कहता है कि मेरे पास डीडीपी का प्लान है या डीआईपी का प्लान है, तो फिर हम कहते हैं ओके डन, हमें आप उसका रेट बताओ। फिर वो हमारी पहले मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हुई, उसके बाद फिर
डीटीपी की कॉस्ट हुई, फ्रेट की कॉस्ट हुई, फिर हमने उसमें से उससे मज़ीद नेगोशिएट करवाना होता है। यानी हमने एक ही कंपनी से सारा काम करवाना है और हमने उससे जितना भी हम उससे नेगोशिएट कर सकते हैं ना, हमने उससे करवाना है। उसको पता होता है कि अगर ये अमेज़न के ऊपर काम कर रहा है ना, इसने अगर आज लिया है, इसे 2 महीने बाद फिर ले लेंगे। उसने भी आपको कस्टमर बनाना होता है, क्लाइंट बनाना होता है, तो वो लाज़मी आपके साथ अच्छी नेगोशिएबल डील के ऊपर आ जाता है। ठीक है? तो ये होता है डीडीपी। डीडीपी पे क्या होता है, अभी मैंने लास्ट टाइम कहा था आप लोगों को कि हम लोग फ्रेट भी पढ़ लेते हैं ताकि 4 डेज़ में आप एक ही दफ़ा पूरी प्रैक्टिस करो। अब आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी है कि आप लोगों ने जिन अली बाबा के लोगों से, सोर्स से आप लोगों ने डिस्कस किया है अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, उन्हीं से अब आप लोगों ने फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में भी पूछना है। और अगर वो कह देते हैं येस, तो फिर आपने उनसे इन प्लान्स के बारे में पूछना है कि आपके पास इनमें से कौन-सा प्लान है और हमने कैसे उसको लेके चलना है। ठीक है? एक होता है हमारे पास डीडीपी। एनी क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है। एक होता है हमारे पास EXW यानी एक्स वर्क। एक्स वर्क में क्या होता है? दिस बेसिकली मीन्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग टू हैव योर गुड्स picked up at your supplier's factory and delivering them to your destination and all of the other cost in between। ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर तो आप खुद वहां पे जा सकते हो तो आप खुद चले जाओगे, या फिर आपके बिहाफ पर हो सकता है वहाँ कोई आपका रिलेटिव रहता हो, कोई फ्रेंड रहता हो, कोई बंदा रहता हो, आपके बिहाफ के ऊपर वो जाएगा वहाँ पे। अब वो मैन्युफैक्चरर यानी सप्लायर से, सोर्स से वो आपका पूरा कंटेनर लेगा और उस कंटेनर को लेके आपके शिपमेंट तक पहुँचा देगा। ठीक है ना? यानी शिप करवा देगा उसको ना। अब उसके बीच में जितनी भी कॉस्ट होगी ना, वो सब कॉस्ट पड़ेगी आपको। डेफ़िनेटली हो सकता है कि आपका जो सोर्स है वो किसी और स्टेट में हो, चाइना की, ठीक है? और जो आपने शिपमेंट कंपनी के साथ बात की हुई है वो किसी दूसरी जगह पे हो, और वो जो आपका अपना बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है वो किसी तीसरी जगह पे हो। अब वो जहाँ-जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पे उसका रहने का, ऑब्वियसली उसको होटल चाहिए होगा, खाना-पीना भी होगा। अब इतना तो नहीं है ना कि वो अपने खर्चे पे करेगा, वो तो कहेगा मैं आपके लिए जा रहा हूँ, आप बेयर करो इस चीज़ को। उसका तो ट्रिप ही हुआ एक तरह का। तो बीच में जितनी भी कॉस्ट आती जाएगी ना, वो सारी कॉस्ट आपकी अपनी होगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ना ये ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव पड़ जाता है ना? जी फिर मैडम, आई थिंक मेरा ख्याल है फिर जब वो पहले जाएगा, वाला है हाँ, वो ज़्यादा हमारे यानी कि जो स्टार्टअप्स में है उनके लिए वो अच्छा है, और जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जो बड़ी ब्रांड्स हैं, शायद उनके लिए एक्स वर्क बेहतर होगा शायद। एक्स वर्क में भी ये होगा ना कि अगर वहाँ पे उनका कोई इतना रिलायबल बंदा है तो, नहीं हुआ तो ये भी तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो जी जी, कि राइट। हम किसी का कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अगर तो आप खुद इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप खुद भी जा सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल में जाने की ज़रूरत होती है। सब कुछ आपको मिल जाता है। थर्ड मॉडल है इसमें हमारे पास FOB, फ्री ऑन बोर्ड। ये क्या होता है? FOB होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन शिपमेंट टर्म्स। ठीक है? Your suppliers pays to have your goods loaded onto a ship in China, including the local transport cost in China as well as the cost to clear the goods for export। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो डीडीपी था, मेरे सप्लायर ने मुझे बोला कि हाँ हम लोग जो हैं हमारी शिपमेंट कंपनीज हैं, मैंने कहा ओके वेल गुड हो गया, ये तो आप हमारे बिहाफ के ऊपर करवा दें शिप। सेकंड उसने मुझे बोला कि नहीं, हम एफओबी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी वो जो मेरा सोर्स है ना वो मेरे बिहाफ के ऊपर कंटेनर लेगा लोकल ट्रांसपोर्ट से, यानी कहीं से भी बाहर से कंटेनर लेके वो अपना कोई बंदा साथ में अटैच करके ना तो उसको शिपमेंट तक पहुंचा देगा। जो हमारी शिपमेंट की कंपनी होगी वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ जाकर सारी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हमारी बिहाफ के ऊपर और वो लोड करवा देंगे हमारे कंटेनर को शिप के ऊपर। ये वो काम हमारे बिहाफ के ऊपर कर सकता है। मोस्टली एफओबी जो है ना वो बहुत कंपनीज करती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल जो है एफओबी से ज़्यादा डीएपी जो है ना वो चलता होता है, क्योंकि डीएपी में ये है कि अब तकरीबन हर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना अली बाबा के ऊपर, उन सब लोगों के पास अपनी शिपमेंट कंपनीज है और वो लोग खुद जो है ना ये काम करते हैं, तो ज़्यादा बेटर हो जाता है एफओबी से। एफओबी जो है ये बहुत कॉमन है और रिस्की है, लेकिन इतना रिस्की भी नहीं है। लेकिन रिस्की इस सेंस में हो सकता है कि हो सकता है वो अपना कोई बंदा अगर साथ अटैच कर देते हैं और वो बंदा जो है उसकी नीयत ख़राब हो जाए, लाइक या हो सकता है वो उस कंपनी के साथ फेयर ना हो और वो आपके कंटेनर को इधर से उधर कहीं कर दे रास्ते में और कहीं और जाके सेल कर दे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर अभी जो आई थिंक लास्ट ईयर कितना ज़्यादा फ्लड आया था पाकिस्तान ये में, तो याद मैम है? इसमें फिर हमारी कंटेनर अगर उनसे किसी से मिसप्लेस हो जाता है या वो
जैसा आप कह रही हैं उनकी नीयत में इस तरह हो सकता है, हाँ तो फिर वो हमें रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि हमें वो हमारा एफओबी हमारा उन्होंने करवाना है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इसीलिए हम लोग जब बीच में बड़े ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को लेकर आते हैं ना, लाइक अली बाबा को लेकर आएंगे ना हम लोग जब बीच में, तो ये अली बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और जब तक हम मेरी डेस्टिनेशन तक मेरा कंटेनर इन्वेंट्री जितनी भी मैंने ऑर्डर की है वो नहीं पहुंचेगी, अली बाबा जो है वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। अब वो चाहे दोबारा से बना के भेजें, चाहे वो जो मर्जी करें, ये उनका काम है, या कैंसिल करें, जो भी करते हैं ये उनका काम है फिर अपना। और इसीलिए हम लोग इसमें जो इंश्योरेंस आ जाती है बीच में, वो इसीलिए आ जाती होती है कि अगर तो शिपमेंट में कोई इशू आ जाए या सोर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर हम लोगों को रिफंड भी हो जाते हैं सारे पैसे, अगर हम लोग पहले ही पे कर चुके होते हैं तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी फ्लड वाला, कि यहाँ से इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, पूरे पाकिस्तान से, ये सिंध साइड पर और साउथ पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा जब फ्लड एरिया आया था, यहाँ से ट्रक के ट्रक भर के सामान के जाते थे और वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे। जो ड्राइवर्स होते थे, ट्रक ड्राइवर्स, और जो लोग होते थे, वो उनको रास्ते में कहीं सेल कर दिया करते थे सारे के सारे को, और वो लोग, उन लोगों तक पहुँचता ही नहीं था सामान जिनको हम लोग भेजा करते थे। तो होता नहीं है, लेकिन अहम ही इंसान है ना, आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि भी हो सकता है कि ऐसा कोई सीन हो जाए। वैसे तो एफओबी जो है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि अगर उसमें नहीं भी पहुंचेगा तो हमें नुकसान कोई नहीं होगा, हमें तो रिफंड हो जाएगा, लेकिन चलो हमारा टाइम तो वेस्ट होगा ना उस चीज़ में, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, उस कंपनी का भी वेस्ट होगा। तो फिर हम लोग, बेटर क्या होता है हमारे लिए कि हम डीडीपी करें या डीएपी करें, ठीक है, ओके। ठीक है। अब आपकी आज की जो असाइनमेंट है, how to choose a suppliers and a freight forwarder on Alibaba. Choose freight forwarders and ask about DDP, FOB and EXW. ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी आज की, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। ओके, अच्छा, आपके सामने अलीबाबा का पेज ओपन हो गया। यस मैम। जी मैम। आपने गूगल के ऊपर भी जाके आप लिख सकते हो, आप अलीबाबा के ऊपर, अगर आप चाइना से कर रहे हो तो आप अलीबाबा के ऊपर भी लिख सकते हो। सिंपल आपने लिखना है फ्रेट फॉरवर्डर्स चाइना टू यूएसए, ठीक है। ये सब जो है ना अलीबाबा के ऊपर जितनी भी शिपमेंट की कंपनीज हैं, ये सब आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आ गई हैं। आपने फिर इन कंपनी से रेट लेना है। क्या क्या रेट लेना है आपने? आपने इनसे पहले तो इनसे रेट लो आप, या फिर आप अपने सोर्स से बात करो, जिस सोर्स से आप लोगों ने बात की है। अगर आप इनसे रेट लेते हो तो इनसे आपने क्या रेट लेना है? इनसे आपने पैकेजेस का पूछना है कि किस तरह से पैकिंग होगी हमारे उसकी कंटेनर में, जो हमारा सामान है उसको ये लोग किस तरह से पैक करेंगे और किस तरह से भिजवाएंगे। 1 kg का कितना वेट होता है, इतने केजी हम भेजेंगे तो कितना वेट होगा, हम शिपमेंट के थ्रू भेजेंगे तो कितना कितना होगा, हम लोग इसको अगर बाय एयर भेजते हैं तो कितना, यानी ये सारी बातें जो है ना, ये आप लोगों ने उनसे पूछनी होती है, ठीक है ना। पता है ना, जब हम लोग शिपमेंट के लिए जाते हैं तो हम क्या-क्या चीज़ें पूछते हैं, वही सब हमने यहाँ से पूछनी। बाकी अब हमने इनको कैसे देखना है, सेम वैसे ही देखना है जैसे हम लोग देखते हैं अपने सोर्स को। जी, सोर्सिंग को जैसे देखते हैं। एग्ज़ैक्टली, यानी आपका वेरिफाइड कस्टमर होना चाहिए और वो मिनिमम 2 इयर्स ओल्ड होना चाहिए, ठीक है ना? वेरिफाइड होना चाहिए सप्लायर आपका। उसके अलावा आपने उसको ओपन करके उसका लीड टाइम देखना है, सॉरी उसका आपने चेक करना है उस कितने टाइम पीरियड में वो आपको आंसर देता है, यानी ये नहीं हो कि आपने उसको आज मैसेज किया है तो वो 2 दिन बाद आपको रिप्लाई करेगा, ऐसा भी आपने नहीं देखना, ठीक है? फिर आपने उसको पूछना है कि अगर मैंने न्यूयॉर्क भिजवाने हैं तो कितने पैसे हैं, अगर मैंने एलए भिजवाना है तो कितने पैसे हैं, ठीक है ना। वो सारी पेमेंट्स जितना भी चार्जेस वगैरह हैं ना इसके फ्रेट के, वो सब आप लोगों ने इससे पूछने, जो जो भी आपके माइंड में आता है। मैडम एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा
वेयर हाउस कहाँ पे है, वो जब हम अमेज़न से बात करेंगे उससे पहले तब हमें मालूम पड़ेगा ना? जी, बिल्कुल। अमेज़न से आपने अपनी जब लिस्टिंग करोगे ना, तो वहाँ पर आप अमेज़न आपको बताएगा, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे कि किस तरह से अमेज़न जो होता है ना, वो आपको बारकोड प्रोवाइड करता है। वो बारकोड जो है ना, वो आप लोगों ने अपने सप्लायर को भेजने होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर बारकोड लगाता है। ये बैठे हैं ना यहाँ पर हमारे पास अमेज़न का बिज़नेस करने वाले, बताएँ, इन्होंने कैसे किया था? जी जी आपने तो एफबीएम जी। किया था, नहीं, मैंने एफबीए किया था। मैंने खुद बिल्कुल एफबीए। वो है ना पहले प्रोडक्ट लिस्ट की थी, हाँ, और प्रोलिस करने के बाद वहाँ पे उनका है ना आ जाएगा कि कौन से वेयर हाउस में है ना आपने माल भेजना, वो वेयर हाउस का एड्रेस आ जाएगा, उसका एग्ज़ैक्टली, बकायदा एक बॉक्स का बारकोड आएगा आपके पास, जो आपने बॉक्स के ऊपर लगाना है, और फिर जितनी प्रोडक्ट आपने भेजनी है उतने बारकोड आ जाएंगे आपके पास। बिल्कुल। वो आपसे 2 तरह के क्वेश्चन, अगर आपने पहले वो आपसे पूछेंगे आपने एफबीए करना है, आपने उनको बताना है मैंने एफबीए करना है, ठीक है? एफबीए करने के बाद वो आपसे पूछेंगे कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। आपने उनको बताया एग्ज़ाम्पल है, हम कह देते हैं 500 प्रोडक्ट्स हैं। 500 वो बारकोड्स आपके पास आएँगे जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लगना है। उसके बाद फिर वो पूछते हैं कितने कार्टन्स हैं आपके ना, यानी बॉक्सेस, आइटम्स कितने हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, आइटम ही बोलते हैं, तो बॉक्सेस कितने हैं आपके ना, फिर आपने वो बताने, एग्ज़ाम्पल है हम कह देते हैं 50, ठीक है ना? कि 50 हैं या चलो जितने भी हैं। फिर वो आपको उसके देंगे, यानी उस बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए। जब आपने वो बारकोड अपने सप्लायर को भेजने हैं, आपका सप्लायर वो लगाएगा आपके बिहाफ पे, और जब वो उसको स्कैन करेगा ना, तो वहाँ पर उसके पास शो हो जाएगा वेयर हाउस का एड्रेस, और फिर वो उस एड्रेस के ऊपर उसको शिप करवा देगा। वेयर हाउस पे जब उसके अमेज़न के गेट पे वेयर हाउस के वो पहुँचेगा, गेट से अंदर एंटर होने से पहले वो आपके बॉक्सेस को स्कैन करेंगे, ठीक है? जब वो स्कैन करेंगे उनको चल जाएगा पता ये कहाँ से आया है और ये कौन-सी कंपनी का सामान है, और वो सीधा जो उन्होंने शेल्फ आपके लिए रखा होगा ना, वो सीधा वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद इसमें अभी और अभी तो चीज़ें भी मेरे ख्याल होती में हैं। मैम अपॉइंटमेंट भी कर दिया उन्होंने। बगैर अपॉइंटमेंट आप अपना माल नहीं भेज सकते, आपको अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी अमेजोन से। बहुत कुछ भाई होता है। किस डेट में आपका माल वहां पहुंचेगा अमेजोन वेयर हाउस। बिल्कुल, तो हमें इन चीज़ों का फिर ख़्याल रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके पास एसकेयूज़ होते हैं, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं, वो सब चीज़ें फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ना, कि वो क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ओके, एनी क्वेश्चन? यस मैडम। ये जो बारकोड की प्रिंटिंग की कॉस्ट है, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट में आनी चाहिए, राइट? तो क्या हुँ। ये वही उसी वक़्त उसमें शामिल होगी? ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी हमें? कन्फर्म कैसे होगा? हाँ, उसके अंदर ही हो जाएगी, वो प्रिंटिंग की कितनी कॉस्ट आ जाएगी। हमने तो उसको वो भेजने हैं ना, लाइक अमेज़न जो है वो हम लोगों को एक फ़ाइल भिजवाएगा और हमने वो फ़ाइल आगे भेज देनी है उसको। वहाँ से वो उसको प्रिंट करवाएगा, वो प्रिंटिंग की कॉस्ट के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि प्रिंटिंग की जितनी भी कॉस्ट होगी वो सब उसी के अंदर आएगी, आपके मैन्युफैक्चरर के अंदर, सप्लायर के अंदर। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है ना आपकी, जिसको हम लोग लैंडिंग कॉस्ट में शिपिंग की कॉस्ट निकाल के उससे जो पहले वाली आएगी ना, उसके अंदर आएगी ये आपकी। प्रिंटिंग की जो जी, जी, कॉस्ट उसमें होगी, मेन प्रोडक्शन है, कस्टमाइज़ प्रिंटिंग करवाना, है, ये है। लोगो लगवाना, ये सब चीज़ें उसके अंदर ही आएँगी आपकी, ओके, ठीक है? यस, अच्छा, ये थैंक यू। फ्रेट और सोर्स से कोई क्वेश्चन, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ें? कोई क्वेश्चन? मैं कहती हूँ कि ना मैं एक आज मैं इसको ख़त्म कर दूँ, ताकि आप लोग जब मेरे पास आओ नेक्स्ट वीक, तो प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करके लेकर आओ। किसी ने अभी तक प्रोडक्ट को हंट नहीं किया, सोर्स नहीं किया, उसको फ्रेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा किसी का भी, या तो आप लोग काम नहीं कर रहे। हाँ, ऐसी ही बात है मैडम। है ना? पता है क्या होता है इसमें, फिर ना फिर मैं डांटती भी होती हूँ कभी कभी, फिर मुझे ये ना कहे कोई भी कि हमें डांट रही है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो क्या फ़ायदा हुआ आपको काम करने का। या तो प्रैक्टिकल वर्क होता है ना, तो प्रैक्टिकल में तो सॉरी, ये जो फिजिकल क्लासेस होती है ना, उसमें तो मुझे पता होता है, उसमें तो मैं डंडा लेके बैठी होती हूँ स्टूडेंट्स के सर पे कि मुझे चाहिए ये कल ये चीज़, और मेरे सामने लैपटॉप लेकर बैठे होते हैं, मैं उनसे कहती हूँ करो मेरे सामने बैठ के, क्या नहीं आ रहा। अब आप लोग तो ऑनलाइन हो ना, अब आप लोगों को तो इस चीज़ को खुद देखना है कि किस तरह से हमें, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं कोर्स करने का, क्योंकि फ्री कोर्स तो कर नहीं रहे हो, पैसे लगा के ही कर रहे हो ना, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो भी वेस्ट होंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे।
ये प्रोडक्ट्स जो है ना ये आप ही के काम आएंगी आगे जाके। अभी जैसे भी आप लोगों ने तो होलसेल पढ़ा नहीं है, तो अब मुझे इस वक़्त मैं आपको बताऊँ कि मुझे इस वक़्त होलसेल की एक प्रोडक्ट की अशद ज़रूरत है। मेरे जो भी जितने भी होलसेल के स्टूडेंट्स थे उन सबको बोल दिया हुआ है कि मुझे इतने-इतने क्राइटेरिया के मुताबिक होलसेल पर प्रोडक्ट चाहिए। आयशा और आमना आप दोनों भी सुन लो। आप दोनों बाद में मेरे से जो है ना क्राइटेरिया ले लेना और दोनों उसके ऊपर काम करो। होलसेल की मुझे प्रोडक्ट चाहिए यूके की मार्केट में, ठीक है? ओके मैम। मैं आपको क्राइटेरिया भेज दूँगी, तो आपने भी प्रोडक्ट उसके ऊपर हंट करनी है और अगर प्रोडक्ट आपकी पसंद आ गई क्लाइंट को, तो चलो कम से कम 25-30 हज़ार तो मिलेगा ना एक प्रोडक्ट का, और क्या चाहिए हमें? अच्छा, ठीक है ना? तो अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट कर ली, कंपटीटर देख लिया, सोर्स देख लिया और फ्रेट देख लिया। अब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या देखना है? नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है हुँ, फ्रेट को बंद करके नेक्स्ट आपने देखना होता है कि जो प्रोडक्ट आपने हंट की है, जो प्रोडक्ट आपने ली है, उस प्रोडक्ट को, उस कीवर्ड को कितने लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च किया, ठीक है? फिर हमने ये देखना होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाके आपने वहाँ लिखना है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड लिख लिया आपने। गूगल पहले हम लोगों ने क्या देखा था अपने स्टार्ट करते हुए कि अमेज़न के ऊपर लोगों ने उसको कितना सर्च किया है। जो अमेज़न सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ आता है वो होता है अमेज़न ट्रेंड, यानी अमेज़न के ऊपर इस चीज़ का कितना ट्रेंड है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करना है। हमने कर दिया यूएस, हमारे पास यूएस की मार्केट प्लेस आ गई। फिर आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना है। हम क्या लिखते हैं कीवर्ड? क्या लिखें? पिज़्ज़ा पील। ना करो फिर मुझे कहते हैं बार-बार आप पिज़्ज़ा पील लिखती हैं। नहीं पी लो, कुछ और लिख देते हैं। पिकल बॉल लिख देते हैं। वो भी मेरी फ़ेवरेट है। ये आ गई हमारे पास पिकल बॉल। ठीक है, आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। कीवर्ड लिखा आपने, आपके पास यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो गया। फिर हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ है पास्ट डे। नहीं, हमें पास्ट डे का नहीं चाहिए, हमें चाहिए पास्ट 5 इयर्स का डाटा। अगर आप लोग गूगल उसके ऊपर सॉरी अमेज़न ट्रेंड को देखते हो ना जाके, यानी अमेज़न के सर्च वॉल्यूम के ग्राफ ओपन करोगे ना, वहाँ पर आप देखोगे आपको 5 साल का डाटा शो होता है वहाँ पे, ठीक है? ये है आपके पास पिकल बॉल का 5 इयर्स का डाटा, लोगों ने इसको गूगल पे कितना सर्च किया है, कैसा है? 2021 के बाद जाके इसका ट्रेंड अच्छा हुआ है। ये जो नंबर आ रहा है मैडम ये क्या है पर ये पिकल बॉल के ये आगे 25 लिखा हुआ है ना, ये जी 1 वीक का है। अच्छा 1 वीक का 17 टू 23 अक्टूबर 1 वीक का 26 है। ठीक है, इतना बैड नहीं है। हाँ इंक्रीज हो रहा है हाँ, टाइम लेकिन ठीक है, इस इतना बैड नहीं है। चलो एक बार 90 100 तक टच किया है नीचे 71, 83, 100, फिर 85, 79। तो अच्छा, अब जब आपने अपनी फ़ाइल बनानी है ना क्लाइंट को भेजने के लिए, उसमें आपने इसकी पिक्चर भी भेजनी है गूगल ट्रेंड की, ठीक है? समटाइम्स मैं आपको इतने मज़े की बात बताऊँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अमेज़न के ऊपर इतना अच्छा रिज़ल्ट होता है। हर उसके ऊपर कंपटीटर ज़बरदस्त होता है, लेकिन अगर उसका गूगल का रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता ना, तो क्लाइंट सिर्फ़ इसी बात पे रिजेक्ट कर देता है कि नहीं जी इसका गूगल ट्रेंड नहीं अच्छा। भैया गूगल ट्रेंड नहीं था ना, आपने तो अमेज़न के ऊपर काम करना है, आप वहाँ पर तो काम करके देखो। आपका तो लोगों ने उसके ऊपर सर्च करना है इस चीज़ को। समटाइम्स ना हमारे पास ऐसा भी हो जाता है, ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। अब नाराज़ ना हो जाए हमारी बच्ची, चलो हम ये भी ले लेते हैं। पिज़्ज़ा पील का, इसका भी नॉट बैड, अच्छा है, 100 तक गया है ये भी। तो इस तरह से हमने इसको देखना होता है। 85 देन अगेन
तो आपने इसकी पिक्चर भी लेनी है, ठीक है। गूगल ट्रेंड से का कोई क्वेश्चन, आपने जाके गूगल के ऊपर लिखना है गूगल ट्रेंड, वो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पर आके आपने सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस को चेंज करना है। जिस मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हो, अगर आप यूके पे काम कर रहे हो तो आपने यूके को रखना है, अगर आप यूएस पे काम कर रहे हो, कनाडा में काम कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, आपने अपनी वो वाली मार्केट प्लेस चूज कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना कीवर्ड, जो आपने कीवर्ड लिखा है ना, वो अपना कीवर्ड यहाँ पे लिखना है, पास्ट 5 ईयर्स में जाना है और उसका आपने ग्राफ निकाल लेना है, ठीक है। गूगल ट्रेंड यानी गूगल का सर्च वॉल्यूम निकाल लेना है कि लोगों ने कितनी दफ़ा इसको सर्च किया, ठीक है। ओके। यस मैम। अच्छा, ये गूगल ट्रेंड हो गया। अब हमने ये देखना है कि प्रॉफिट मार्जिन, सबसे लास्ट प्राइवेट लेबल का, सबसे जो लास्ट, आज आपका प्राइवेट लेबल ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट लेबल का सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है ना, वो होता है प्रॉफिट मार्जिन, यानी प्रोडक्ट को हंट करने से लेकर गूगल ट्रेंड देखने तक कितने हमारे पास डायमेंशंस आई हैं, कॉस्ट आई है, बीच में प्रॉफिट आया है, यानी हमारे कंपटीटर की क्या प्राइस आई है, उस सब को हमने सबसे एंड में देखना होता है। अब एग्जांपल है कि नहीं आता अच्छा रिजल्ट, तो क्या होगा, वो सारी मेहनत हो जाएगी आपकी ख़त्म, क्योंकि हमें रिजल्ट कितना चाहिए होता है, 30% प्लस। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 तरीके होते हैं 3 तरीके होते हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन को देखने के। वो 3 तरीके कौन से होते हैं? सबसे पहले आप समझो ये आपका कंपटीटर है। ये वाला पिज़्ज़ा पील जो आपके सामने शो हो रहा है, ये आपका कंपटीटर है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि मेरा जो कंपटीटर है, वो कितना अर्न कर रहा है। एक मिनट, हीलियम नहीं चल रहा, और उसके लिए हमें चाहिए हीलियम। हीलियम स्टार्ट हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। चलो, अब हीलियम ने मुझे इसका क्या रिजल्ट दिया है कि 640 इसकी पर मंथ की सेल है, ठीक है। हमें कितनी चाहिए होती है, 250 प्लस चाहिए होती है। उसने बता दिया है कि 10/10 इसकी हेल्थ की स्कोर है, बहुत अच्छा है, बेस्ट है ऑब्वियसली 10/10 है। उसने मुझे बताया इसकी एफबीए की फ़ीस जो है ना, वो कितनी है, फ़ीस $16 है और एक ही वेरिएशन है इसकी। ये सब चीज़ें इसने बता दी मुझे। उसके बाद इसने मुझे यहाँ इसकी डायमेंशंस बता दी, सेलर बता दिया कि एक ही है इसके ऊपर, और बाकी सब चीज़ें भी बता दी इसने मुझे। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है। उसके लिए मुझे चाहिए होगा हीलियम 10। हीलियम 10 आपके सामने ओपन हो गया, सबके पास हीलियम 10 है कि हमने कैसे काम करना है। यहाँ पर हमारे पास ये कैलकुलेटर आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, इसको आपने ओपन किया और ये आपके पास रिजल्ट आ गया 20% और 19%, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उसकी प्राइस लिखी, उसकी डायमेंशंस लिखी, उसका वेट लिखा। उसके बाद उसने बताया कि एफबीए की कितनी फीस है, उसका फ्रेट की कॉस्ट लिख दी, पर यूनिट की कॉस्ट फ्रेट आ गया, एफबीए की फ़ी आ गई, तो प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल नहीं अच्छा है इसका। अच्छा, एफबीएम में देख लेते हैं। उसने एफबीए भी बता दिया है, एफबीएम भी बता दिया है। एफबीएम में उसका 53.8%, यानी कि बहुत अच्छा है। एफबीएम में क्यों ज़्यादा आता है, कौन बताएगा? अच्छा, इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हम किसी और को ओपन करके देखते हैं। अच्छा हाँ, इसकी एफबीएम की बहुत अच्छी थी, एफबीए की अच्छी नहीं थी ना। एफबीएम, एफबीएम में इसकी थी 53.8, यानी अगर इस प्रोडक्ट को आप लोग एफबीएम करते हैं तो आपके पास ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है। एफबीएम में क्यों अच्छी और एफबीए में अच्छी क्यों नहीं है?
बेटर क्यों नहीं है इसमें? मैं कोई और प्रोडक्ट भी निकालती हूँ साथ में, कौन बताएगा? मैं तो वेट कर रहा हूँ, शायद कोई और बताए हमारे। हाँ, अच्छा 15 मिनट में ही बंद हो जाएगा, प्लीज़ मुझे याद करा दीजिएगा। ठीक। आप ही बता दें। जी आप जी तो सॉफ्टवेयर का जी। फेस करती रहती हैं और मैं खोल-खोल कर देखती रहती हूँ। हाँ जी, वो ऐसे ही है कि एफबीए में डेफिनेटली उनकी चार्जेस ज़्यादा हैं, और जो कि अमेज़न करता है, और जो एफपीएम है वो थर्ड पार्टी है, ज़ाहिर है थर्ड पार्टी कॉस्ट कम्पिटिटिव होता है, उनकी कॉस्ट कम होती है। एफबीए की एफपीएम में cost हाँ, कम होती है, बट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती हमें है। एफबीए की फ़ी नहीं पे करनी पड़ती है ना उसमें, ये जी। चीज़ आ जाती है इसीलिए, ठीक है ना? अच्छा, सब चीज़ें बंद, ये बंद क्यों हो गई हर चीज़? आपको पता है ऑनलाइन में ऐसे इश्यूज़ आते रहते हैं। जी जी। हुँ। अच्छा, हम लोग इसको एक हमारे पास कौन-सा होता है, हमने अपने कॉम्पिटिटर का देखना होता है कि वो कितना प्रॉफ़िट ले रहा है, और उसके बाद सेकंड होता है हमारा मैनुअली, ये ले रहा है 32.13, ओके, गुड है, नॉट बैड। 33.77, बस हमें 30 प्लस चाहिए होता है। 30 प्लस होगा तो हमें फ़ायदा होगा, इसका आरओआई भी अच्छा है। और एफपीएम में ये 52.03 है और इसका आरओआई भी 172 है, ये भी गुड है इसका। मुझे बताएं बिलाल, आप बताओ, ठीक है ये? आप क्या कहते हो इस बारे में? और उसके बाद फिर हमारे बैंकर साहब भी बताएंगे। एक मिनट मैम, मुझे आरओआई, यस मैम, बहुत अच्छा है आरओआई। है ना? और इसका मार्जिन जी भी जी, अच्छा है, बहुत अच्छा 30, है। जी जी, है ना? मतलब और इसका 30-40 प्लस हो तो बहुत बेहतरीन होता है आरओआई। बहुत बेस्ट होता है। और वकास, आप बताओ इसका एफपीएम अच्छा है, कैसा है? खास आप टाइप करके ही बता दें, माइक के इशू। अच्छा माइक, हाँ उसका माइक सेट नहीं हुआ अभी आपका? आई कांट स्पीक, ओके कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, रो ना, फिर हम लोग भी फिर साथ में रोएंगे, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली जब इसका एफ बी ए बेस्ट है तो इसका एफ बी एम तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट होगा। वहाँ पे 34 है तो यहाँ पर हमारे पास 52.03% प्रॉफिट मार्जिन आता है, और हमें चाहिए होता है 30 प्लस, ठीक है? तो फिर ये बहुत बेस्ट हो जाता है हमारे लिए। और इसमें फिर हमने क्या करना है, एक ये हो गया। सेकंड हमारे पास क्या होता है? सेकंड हमारे पास होता है मैनुअली। मैनुअली आपने देखना होता है। मैनुअली में अब आपके पास क्या आ जाता है, ये आप लिख लो अपने पास कहीं पे। हमने किस तरह अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है, ठीक है? ये आप लोग लिख लो। लैंडिंग कॉस्ट माइनस अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी आप कहते हो ना, मैंने कोई टूल यूज़ नहीं करना है, मैं अपना हाथ से खुद ही हिसाब लगाऊंगा। तो वो हमने कैसे, लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है मैंने आप लोगों को बता दी है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, फ्रेट कॉस्ट होती है, और बैंक चार्जेस होते हैं। यहाँ तक आप पहुँचे हो तो डेफिनेटली आपके पास हर चीज़ पहुँच आ जाती है, आपके पास हर तरह की कॉस्ट मिल चुकी होती है आपको, क्योंकि आप सब कॉस्ट ले चुके होते हो, अपने सोर्स से भी, अपने फ्रेट से भी, और बैंक चार्जेस का भी आपको पता होता है। नहीं तो हम लोग एस्टिमेट लगा लेते हैं, अंदाजन हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? माइनस अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है, आपने
आपने FBA की फ़ी लिखनी है, जो कि आपको कहाँ से चलेगी मिलेगी, आपको अपने कंपटीटर से मिलेगी। ठीक है, FBA की फ़ी वो आपने मेंशन कर देनी। डेफिनेटली जब उसकी वही फ़ी है तो आपकी भी वही होगी, प्रोडक्ट जो दोनों की सेम है। और प्लस उसमें क्या हो जाता है, PPC। PPC क्या होता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, हमने $2 PPC के लगा दिए, ठीक है ना, हम $2 PPC का, ये FBA की फ़ी आ गई है आपकी 12.59। ठीक है, ये वाला समझ में आया। अगर आपने मैनुअली प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% से ज़्यादा होगा तो ही आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगी। अगर 30% से कम होगी, जैसे हम लोगों ने पिछला निकाला था पिज़्ज़ा पील, उसका नहीं अच्छा रिजल्ट था तो हमने उसको बंद कर दिया था कि नहीं ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। 22 था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। 30 से नीचे अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा तो आपने उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। लैंडिंग कॉस्ट माइनस अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस तरह से आपने अपना मैनुअली निकालना है सारा हिसाब किताब। और अगर 30+ आ गया तो फिर आप अपनी प्रोफाइल उस सॉरी अपनी आपने एक फ़ाइल बनानी है क्लाइंट के लिए और उसको आपने मार्केट में दे देना है। कैसे मार्केट में देना है ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये हो गया दूसरा तरीका यानी मैनुअली। थर्ड इसमें हमारे पास क्या आता है, थर्ड इसमें हमारे पास आ जाता है, आपने गूगल के ऊपर जाना है, वहां जाके आपने लिखना है अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर। ओपन किया, कंटिन्यू एज गेस्ट किया, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये आप लोगों ने जाके गूगल के ऊपर लिखना है। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। यस। अच्छा, आपने यहाँ पे इसको ओपन किया, डिफाइन प्रोडक्ट लिखा। मैं भी कहूँ ये इस वक्त लाइट का कौन सा टाइम था, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, डिफाइन प्रोडक्ट लिखा आपने और यहाँ पर आपने वो सब मेंशन कर देनी है जो आपने अपने क्लाइंट से लिए। एग्जांपल है, हम लोग पिकल बॉल ही को लेते हैं। ठीक है, हम अपना पिकल बॉल ओपन करके यहाँ से डायमेंशंस ले लेते हैं। 9, 3.4, 17.1। अब ये डायमेंशंस आपके पास कहाँ से आएंगी, पैकेज की डायमेंशंस, ये आपको डायमेंशंस कौन प्रोवाइड करेगा, आपका सोर्स। ठीक है, 8, 2.29, पिकल बॉल थी हमारी, तो कौन सी कैटेगरी बनती है, स्पोर्ट्स की। जी, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड एंड आउटडोर्स। आउटडोर्स। अच्छा, उसकी प्राइस क्या थी, 33 $33। यहाँ पे प्राइस जो है ना, आइटम प्राइस आपने अपने कंपटीटर की प्राइस लगानी है। ठीक है ना। अच्छा, शिपिंग चार्जेस कितने थे, हम लगा लेते हैं, कितने $6। होने चाहिए बिलाल, आपने कितने के दिए थे, कितने दिए जी मैम रिपीट कीजिएगा। थे? शिपिंग के चार्जेस मैंने कहा आपने कितने दिए थे पर यूनिट पे, हम यहाँ पे हेलो। मेरी आवाज आ रही है। जी अभी आई आवाज में। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रही थी कि शिपमेंट के कितने चार्जेस होने चाहिए। मैम नॉर्मली तो जो भी प्रोडक्ट देखो तो वो प्रोडक्ट नहीं होती जितने शिपमेंट चार्जेस होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन पर यूनिट तो बताए ना, हम यहाँ पे कितना लिखें। $3 लिख लें पर यूनिट, $2 थ्री लिख लें। डॉलर $2 $3 बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 होते हैं मोस्टली ना, मतलब अगर हम लोग जितना भी पता किया है ना मैंने भी आज तक, वो 2 ही बनते हैं, तो हम 2 लगा लेते हैं। उसके बाद आपने इसको कर देना है एस्टिमेट, और ये आपके पास आ गया रिजल्ट। ठीक है, अमेज़न फुलफिलमेंट यानी FBA का रिजल्ट भी आ गया और FBM का रिजल्ट भी आ गया। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, नेट प्रॉफिट 19.31 और नेट मार्जिन 58.50। 58 था वहाँ पे, और पर उसके ऊपर 28 पॉइंट और 87। कैसा है इसका रिजल्ट।
ये बहुत ही आइडियल है। बहुत ज़बरदस्त है। यानी आप लोगों ने अगर किसी ने काम करना हो, आप लोग वैसे जो है ना पिकल बॉल को हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं प्राइवेट लेबल ही के क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई इसके ऊपर काम करना चाहे तो आप लोग इसको भी सर्च कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से पिकल बॉल को जो है ना लेकर चलना है और क्या काम करना है। मैं इसीलिए भी यहाँ पे लिखती हूँ। पिज़्ज़ा पील का भी यही रिजल्ट आता है और इसका भी यही रिजल्ट आता है, क्योंकि ये दोनों ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा हंट होती हैं। तो आपने फिर क्या करना है, ये इतना जो हिस्सा है ना ये वाला, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है जो आपने अपने क्लाइंट को भेजना होता है। ठीक है, अब चल गया पता प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है। ये प्रॉफिट मार्जिन अगर ठीक ना होता, यहाँ पर अगर आता 30% से कम में, तो फिर हमने इसको यहीं पे बंद कर देना था कि नहीं जी ये प्रोडक्ट हमारे लिए हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। अब उसने आपको एफपीए का भी बता दिया, उसने आपको एफपीएम का भी बता दिया, दोनों का बता दिया उसने आपको। मैडम इसने कॉस्ट पर यूनिट कहाँ से ली है? इसने जो कॉस्ट पर यूनिट है ना वो उसने ली है, एस्टिमेटेड है। हाँ एक तो ये इसने स्टोरेज की ली है। ये ये जरा कह रहा, काइंडली इस पे क्लिक करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट के आगे एक आई लिखा हुआ है लेफ्ट पे बॉटम पे, नीचे दिस बिल्कुल, वन नहीं नीचे नीचे और नीचे ये हाँ इस पे ये क्या कह रहा है? कॉस्ट पर cost per यूनिट। unit is defined as the total of Amazon fee, fulfillment cost, cost of goods sold and other cost। वो जो मैंने other expenses बताए थे ना आपको, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। यानी उसने क्या किया कि उसने जो एक्चुअल अमाउंट थी ना उसमें से इन सब चीज़ों को माइनस किया, एफबीए की फ़ी को, और आपको बता दिया 33 थी ना आइटम की प्राइस, उसने वहाँ से इस चीज़ को माइनस किया और उसने आपको बता दिया यहाँ पे कि एक पर यूनिट जो है ना इसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी आपको। चलें ठीक है। मैं वैसे पर्सनली इस वर्किंग पे खुश नहीं हूँ, अच्छा, क्योंकि क्योंकि अच्छा। मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, तो ये कॉस्ट पर यूनिट जो है ना उसने अपनी मर्जी से ली है। तो हमारे पास ऑप्शन ये होना जो चाहिए, हमारे पास ये जो ऑप्शन होना रिजल्ट चाहिए। एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ ना, ये जो रिजल्ट होता है ना ये एस्टिमेटेड होता है, यानी इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्ट ये भी नहीं आपको बता सकता। इसीलिए हम लोग ना उसके आगे प्लस या माइनस लगा दिया करते हैं कि या तो इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा, क्योंकि जब आप अपने लोगे परचेज करोगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो उसके बाद चलेगी ना पता। अभी तो हमारा जो सोर्स होता है वो भी हमें ऊपर नीचे की बताता है। हो सकता है कि वो कॉस्ट को मज़ीद कम कर दे जब हम उससे परचेज करने जाते हैं, तो हम आखिरी दफ़ा फिर उसको कह देंगे कि नहीं भाई अब मैं आपसे लेने लगा हूँ, ऑर्डर प्लेस करने लगा हूँ आपके पास, 1000 पीसीज का ऑर्डर प्लेस करने लगा हूँ या 700 पीसीज का ऑर्डर प्लेस करने लगा हूँ, तो थोड़ी बहुत और आप कम कर दो। ठीक है, उस वक्त वो मज़ीद कम कर देता है। तो फिर ये क्या होता है कि हम लोगों के पास एक्चुअल जो होती है ना वो निकल ही नहीं सकती, तो ये एस्टिमेटेड होती है। इसको हम अगर आप देखो तो ये एस्टिमेटेड होती है आपके पास। जनरेट एस्टिमेट बाय एंटरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपने अपने कंपटीटर की लगा देनी है, या फिर आपने क्या करना है जो आपका सोर्स आपको प्रोवाइड करेगा आपने वो सब यहाँ पर मेंशन कर देनी है, और आपको एक एस्टिमेट जो है ना प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है आपके पास। होगा तो इसी के ऊपर नीचे होगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा कि आप कहीं लॉस में चले जाओगे, वो होगा तो इसी के आसपास ही होगा। ठीक है, ये चीज़ होती है इसको, ये होता है रेवेन्यू कैलकुलेटर। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो जो इनको इससे तसल्ली होती है, वो कहते हैं कि हमें जो है ना आप रेवेन्यू कैलकुलेटर से निकाल कर बताएं सब चीज़ें। तो या आपने इतने हिस्से की पिक्चर लेके उसको भेज देनी है, या फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे ईजी होता है कि कंपिटिटर की अपने कंपटीटर का आपने निकाल के इतने हिस्से की ये पिक्चर भेज देनी है बस। देखो मार्जिन इसने भी तो 52 बताया है ना आपको, उसने भी उतना ही बता दिया, थोड़ा बहुत हाँ, उसने ऊपर नीचे कर दिया सिर्फ। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, ये ज्यादा realistic है मेरे हिसाब से। हाँ मैं मोस्टली जो है ना मैं इसी को लेके चलती हूँ कंपटीटर का। मैं कहती हूँ अगर उसने इतना अर्न किया है, इतना उसको प्रॉफिट मिला है, तो चलो मुझे इससे 19-20 ऊपर नीचे हो जाएगा, होगा तो इसी के आसपास ना, इसीलिए। तो जी आपने इसकी पिक्चर भी भेजनी होती है। मैं अब आप लोगों के साथ ना एक फ़ाइल शेयर करूँगी, ताकि ये पूरा पैकेज जो है ना आपके साथ, मैंने शायद दिखाई भी थी आप लोगों को पहले।
फाइल दिखाई थी आपने, शेयर नहीं की थी। नहीं, शेयर मैंने कहा था मैं सबसे एंड में करूँगी। ये था वो लास्ट स्टेप जिसके बाद आपका प्राइवेट लेबल ख़त्म हो गया है, ठीक है? अच्छा, कोई क्वेश्चन आज के इसमें से? मैडम सो फार आई थिंक फाइन, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा। हाँ, प्रैक्टिस। अब मैं ना आपको फ़ाइल दिखाऊँगी एक, ठीक है ना? और मुझे किसी एक बंदा तो लाज़मी वो फ़ाइल दिखाए। नहीं तो मैंने ना 2 हफ़्ते मज़ीद लगा देने इसी चीज़ को पढ़ाने में। जब तक मैं अपनी क्लास में पता है क्या करती हूँ फिज़िकल क्लास में? फिज़िकल क्लासेस में ये होता है जब तक एक भी स्टूडेंट, अगर एग्ज़ाम्पल है कि 5 बच्चे हैं ना क्लास में, 6 हैं या 7 हैं, 7 के 7 मुझे प्रोडक्ट लाकर देंगे तो मैं आगे जाऊँगी। वरना मैं वहीं पे बैठी हूँ क्लास में प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। बैठे रहो, मैं भी यहीं बैठी हूँ, आप लोग भी यहीं बैठो। फ़िक्र करो मैंने आप लोगों के साथ नहीं ऐसे किया। अच्छा, ठीक है। अब हमने फ़ाइल कैसे बनानी है, ये फ़ाइल मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, मैं भी आपको दोबारा से ये फ़ाइल दिखाती हूँ। आपने पीपीटी की फ़ाइल बनानी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है ना? वो क्या होगी इन्फॉर्मेशन? आप ऑब्वियसली जब आप सोर्स भी कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितना बजट जो है ना वो लगेगा प्रोडक्ट में। आपने बजट लिख देना है यहाँ पर, बजट नीडेड टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, दिस टू दिस, जितना भी बजट होगा आपका। आपने उसकी कैटेगरी लिख देनी है, फिर आपने उसकी एक मिनट, अच्छा, आपने क्या करना है, आपने उसका बजट लिखना है इस फ़ाइल में, आपने कैटेगरी लिखनी है कि होम एंड किचन है या जो चीज़ भी है, उसके बाद आपने उसकी एवरेज प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस लिखनी है, ठीक है? फिर आपने उसका प्रॉफ़िट मार्जिन लिख देना है। प्रॉफ़िट मार्जिन हमने 30 प्लस लिख देना है। अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हमारे पास वहाँ पर निकल कर आया था 52%, तो 52 में हम क्या होगा, हम 50 प्लस लिख देंगे। एक्चुअल कितना है ये हमें भी नहीं पता होता। और हम एक्यूरेट दे भी नहीं सकते, हमने एस्टिमेटेड बताना होता है। तो आपने एक अमाउंट लिख के उसके आगे उसको प्लस का साइन लगा देना है आपने, ठीक है ना? ये चीज़ आती है। हीलियम सर्च वॉल्यूम, H10 सर्च वॉल्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा जहाँ पे चेंज कर रही हूँ ताकि अमेज़न ट्रेंड, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? इसको हम बोलते हैं अमेज़न ट्रेंड। अमेज़न ट्रेंड कितना होता है? 49, यानी लोगों ने इसको अमेज़न के ऊपर कितनी दफ़ा सर्च किया था। फिर आपने इसका एवरेज रिव्यू बता देने हैं टॉप 10 के। फिर आपने प्रोडक्ट का साइज़ बता देना है, आपने उसका रेवेन्यू बताना है। फिर आपने उसका एवरेज, अच्छा टोटल रेवेन्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उसका एवरेज रेवेन्यू बता देंगे, ठीक है ना? फिर आपने उसका बीएसआर बताना है कि बीएसआर कितना है। नो अमेज़न, नो ब्रांड डोमिनेंसी एंड नॉट सीज़नल, ये चीज़ आ जाती है। अब मुझे बताएं ये कैसी है प्रोडक्ट? सही लग गया। आवाज आ रही? हुँ? अच्छी है? क्या है ये प्रोडक्ट? कुछ आइडिया है? नहीं मैडम। इसका कीवर्ड क्या है? कोई आइडिया आया हो समझ में? नहीं यार। नहीं ना? आपने उस वक़्त तक अपने क्लाइंट को कीवर्ड नहीं देना जब तक वो आपको पेमेंट ना कर दे, ठीक है? उसको कीवर्ड से फ़र्क भी नहीं पड़ता, चाहे कीवर्ड कुछ भी हो, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो, उसको फ़र्क पड़ता है इस डेटा से। उसको ये चीज़ चाहिए सिर्फ़, ठीक है ना? आपने उसको ये बता दी। सेकंड हमने स्लाइड कौन-सी बनानी है? आपने जो अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन ली है। सोर्सिंग कहाँ से की है? फ्रॉम चाइना। 1 पैक के अंदर 4 पीसेज़ हैं। एमओक्यू कितना है? 500 पैक है। वेट कितना है प्रोडक्ट का? 0.08 केजीज़ है, ठीक है? होलसेल पे कितनी प्राइस है? 1.75, और यूके में कितनी प्राइस है? $12 है, ठीक है? फिर बाय बॉक्स की प्राइस कितनी है? वो भी 12 है। EXW की प्राइस क्या है? 2.75 है। DDP की प्राइस क्या है? 6.8 है। FOB की प्राइस क्या है? और FOB की प्राइस के साथ उसने पोर्ट का भी बता दिया है कि कौन सा पोर्ट है जहाँ पर जाके ये FOB किया जाएगा, उसकी क्या प्राइस है। और फिर फ्रेट फॉरवर्डिंग चाइना टू यूके, मिनिमम ऑर्डर कितने केजी,
इतने केजी के ऊपर कितना और इतने केजी के ऊपर कितने डॉलर्स, ये सारी डिटेल आपने अपने क्लाइंट को देनी है। यानी आपने अपने सोर्स और अपने फ्रेट से ये सब चीजें पूछनी है। नाउ गॉट इट। मैं भी ये वाली फाइल शेयर भी कर दूंगी आपके साथ। जी क्या यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी है? सॉरी मैडम, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। मिनिमम, फ्रेट फॉरवर्डर वाला। नहीं मिनिमम ऑर्डर वाली के, लेट्स से मिनि, अगर हमारा 1000 वाला है। मिनिमम ऑर्डर में ये है ना कितने केजी आपने भेजना है। यानी 2.100 से लेके 2.99 केजी अगर आप भेजते हो तो उसके ऊपर $1 पड़ता है, ठीक है। और 300 से 499 केजी भेजते हो तो उसके ऊपर $0.99 बनता है आपका। यानी आपका फ्रेट कितना बनता है उसके ऊपर। अच्छा, जितना ज़्यादा आप ये करते फ्रेट जाओगे ना कॉस्ट है आपका इसको। फ्रेट उतना कम होता जाएगा। हाँ, ये फ्रेट कॉस्ट है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। फ्रेट कॉस्ट है ये आपकी चाइना टू यूके। ओके, थैंक यू। करके मैं लिख देती हूँ उसको पूरा। ये मिनिमम ऑर्डर के साथ आप लिख देना, नहीं हाँ, नहीं, नीचे लिख दे मिनिमम ऑर्डर के नीचे साथ। लिख दूँ। जी, अच्छा चलो। उससे कन्फ्यूजन हो रही है कि मिनिमम यहाँ आप यूके रहने दें या यूएस वगैरह। फ्रेट कॉस्ट आप मिनिमम ऑर्डर के पीछे लिख दें, फ्रेट कॉस्ट। मैं लिख देती हूँ। ठीक है। जी, थैंक यू। ये एक्चुअली वो फाइल है जो मैंने सबसे पहले बनाई थी, इसलिए इसमें छोटी-छोटी सी ये वाली मिस्टेक्स भी हैं, जो कि मुझे बाद में जाके आइडिया होता था इन चीज़ों का। जैसे उस वक़्त मुझे इस चीज़ का नहीं था कि अगर हम लोगों ने यूके में करनी है, तो मैं उसको भी डॉलर्स ही में देखती थी। हो सकता है मैंने यहाँ पर भी कहीं नहीं, मैंने बाद में ठीक कर लिए थे, फिर मैंने सबको यूरो कर दिया था। ओके, ठीक है ना? तो ये है वो चीज़ें जो आपने अपने फ्रेट से और अपने सोर्स से पूछनी होती हैं, ये आपने अपने क्लाइंट को भेजनी है। उसके बाद फिर हमने कौन-सा करना है, फिर हमने गूगल ट्रेंड की, उसकी पिक्चर भेजनी है आपने स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है कि आपने सेल्स का ग्राफ, अपने कंपटीटर के ऑल टाइम सेल्स का ग्राफ भेजना है, ठीक है। उसको चल जाएगा पता कि ये आपका कंपटीटर है जिसका ये ग्राफ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने बीएसआर होगा, वॉल्यूम होगा। सर्च वॉल्यूम आ गया ना, सर्च वॉल्यूम को हमने लिखना है गूगल ट्रेंड। पहले ना इसको सर्च वॉल्यूम बोला जाता था, ये सॉरी अमेज़न ट्रेंड, ये अमेज़न ट्रेंड का भी ट्रेंड अब आया है। यानी इसका सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 के ऊपर कितना है, उसका हमने ऑल टाइम का वो डाटा दे दिया आपने यहाँ पे। उसके बाद फिर आप लोगों ने आ जाना है एक्सरे की तरफ। जब आपने एक्सरे की पिक्चर्स लेनी है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कैटेगरी, ब्रांड, ये उसकी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। उन सब चीज़ों को आपने हाइड कर देना है कि कहीं से ये पता ना चले कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, कीवर्ड क्या है, ठीक है। जितनी भी कंपनीज आ रही है ना, वो आपने हाइड कर देनी है यहाँ पे, इस तरह से उसको रिमूव कर देना है। ये आपने बताना है। एक्टिव सेलर तक आ गया। उसके बाद फिर एक्टिव सेलर से लेके वेलोसिटी तक, यस। रिव्यू, रिव्यू वेलोसिटी तक। जी, नहीं, ठीक है, आप चलें। अच्छा ठीक है ना। फिर रिव्यू वेलोसिटी तक ये दोनों आप लोगों ने जो है ना यहाँ पे इसके साथ हीलियम का 10 का एक्सरे रन करके बता देना कि ये है। और एट द एंड सबसे आखिर में आपने उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन बताना है कि 34% जो है ना इसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। ये जो है कंपटीटर का मैंने निकाल के लगाया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा रिलायबल लगता है कंपटीटर का। उनको पता होता है कि ये कंपटीटर का है, तो हमारा भी इसी के आसपास होगा। आप आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर रेवेन्यू कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, आप मैन्युअली भी निकाल के। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पर मैन्युअली लिखा होता है पूरा हिसाब, वो भी आप बता के निकाल के दे सकते हो। और आप इस चीज़ की पिक्चर भी भेज सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये है वो फाइल जो मैं भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। और आपने इस तरह से देखते हैं कि आफ्टर 4 डेज़ कौन लेके आता है मेरे पास ऐसी फाइल बना के, ठीक है? जी अब ठीक है। जी, ठीक। ठीक है ना? ओके। अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ सारे कि हमने आज तो इसको ख़त्म कर लिया।
कल क्या करें? आज फ्राइडे है ना? अभी हमारे पास 2 दिन और हैं। 2 दिन हम लोग इसी चीज़ को देख लें? क्योंकि मेरी अगर तो हम लोग कोशिश है मैडम कि कल और परसों जो है ना जी हम मैम। टीम में यानी कि हमें जो मसाइल आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए। एग्ज़ैक्टली मैं वही कहना चाह रही हूँ ना, क्योंकि अभी इसको एक दफ़ा आप कंप्लीट कर लो, फिर हम अगले मॉडल की तरफ जाएँगे। वरना अभी आपने 2 दिन पहले हीलियम परचेज़ किया है, फिर आपको अगले दिन ही जो है ना कीपा लेना पड़ जाएगा। वैसे भी जब तक आपका प्राइवेट लेबल बिल्कुल कह लो कि बाय टिप्स नहीं हो जाता ना, हम लोग जो है कोई फ़ायदा नहीं आगे जाने का। और मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों ने बिज़नेस करना है अपना, वो लोग चाहें तो 1 मिलियन से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग उसके लिए फिर ऐसी ही प्रोडक्ट ले लेते हैं कि हम लोग उसके ऊपर 1 मिलियन से काम स्टार्ट कर लें और बहुत प्रॉफ़िट होता है इसमें। हाँ, अगले महीने से प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं आना शुरू होता, ज़रा 2-4 मंथ लगते हैं इस चीज़ को, या 2-3 महीने कह लो कि लगते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने अपने ब्रांड को लॉन्च करने में। सॉरी, लॉन्च तो वो हो जाता है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने में, उसके ऊपर हमने एड्स रन करने होते हैं, उसको रैंक करने में टाइम लग जाता है। तो अगर जिन लोगों ने एज़ अ वीए काम करना है, उनके पास अगर प्राइवेट लेबल का कोई क्लाइंट आ जाता है ना, तो वो बहुत बेस्ट हो जाता है। और आपने हमेशा प्राइवेट लेबल के क्लाइंट के साथ परसेंटेज के ऊपर आना है, कभी भी सैलरी पे नहीं आना उसके साथ आपने। परसेंटेज के ऊपर आना है, क्योंकि मेहनत सारी आपने आपने करनी होती है, और परसेंटेज के ऊपर आओगे प्रॉफिट में उसके साथ, चाहे 25% के ऊपर आओ, लेकिन आना परसेंटेज के ऊपर है, और उसमें फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है आपको। जब आप क्लाइंट को अच्छा प्रॉफिट दोगे तो फिर वो भी आपको हंस के उतना ही अच्छा पे करेगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर पे? हम्म। मैम मेरा एक सवाल ये था कि वो क्लाइंट के लेवल पे सिक्योरिटी के हवाले से क्या आप हमें आगे बताएंगे या कुछ ऐसी अगर आपकी टिप्स देना चाहें कि क्लाइंट हमारे साथ सिंसियर रहे, पेमेंट के हवाले से सिंसियर रहे, उसकी क्या टिप्स होंगी? देखो, अगर क्लाइंट आपके साथ सिंसियर नहीं होगा, काम तो आप कर रहे हो ना, वहीं पे रोक देना, है ना? ओके, ठीक है। भी सही है ना? ठीक कहा ना मैंने? जी जी, यहाँ बिल्कुल हमारे ठीक। सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, वो बताएं जरा। जहाँ पे क्लाइंट ने कोई गड़बड़ की, वहीं पे काम रोक दो। काम तो आपने करना है, प्रॉफिट तो आपने कमा के तो आपने उसको देना है। तो जहाँ पे वो कोई गड़बड़ करे, हाँ ठीक है, अकाउंट आपके हाथ में नहीं होगा, अकाउंट उसी के हाथ में होगा, आपके हाथ में उसकी चाइल्ड असेस होगी। लेकिन वो चाइल्ड असेस भी एनफ होती है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपने देना है उसको। कीवर्ड्स तो पीपीसी तो आपने करनी है, मार्केटिंग तो आपने करनी है, लिस्टिंग तो आपने करनी है, सारा काम ए टू जी आपने करना है, प्रोडक्ट आपने हंट करके देनी है, सोर्स आपने करना है, सब कुछ आपने करना है। और फिर अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाता है जो किसी किस्म का पंगा करेगा, वहीं पे जो है ना उसका काम स्टॉप कर देना है। होता है समटाइम्स, ठीक हमारे पास है। आते हैं ऐसे क्लाइंट। भी प्लीज़ आप लोग ये ना कहना मैं बच्चे को गलत बातें सिखा रही हूँ, लेकिन ये कि बिज़नेस में होता है, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास, जो कि लाइक एक दफ़ा हुआ था किसी के साथ कि उस क्लाइंट ने ऐसे ही उसके साथ प्रॉब्लम की थी, उसको पे नहीं किया था, तो उस बंदे ने भी यही किया था, उसने फिर उसका काम वहीं पे स्टॉप कर दिया था, और उसके बाद वो फिर लगा हुआ था मार्केट में कोई दूसरा वीए ढूँढने कि मेरे तो लॉस पे लॉस होता जा रहा है मुझे, तो मुझे कोई वीए मिल जाए मार्केट में। तो ऑब्वियसली उसी का लॉस होगा अगर वो आपके साथ कोई भी पंगा करता है तो। इसलिए इसमें आपने इस चीज़ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपने बस घबराना बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहले। ठीक है? जी। और कोई क्वेश्चन? आयशा? ओके। अच्छा मैम, इसमें क्या हमारे पास उसकी सेल्स जी या मैम। उसकी उसकी सेल्स आ रही होगी हमारे पास कि हम ये देख सकेंगे हमारे काम की वजह से उसकी सेल्स कितनी हो रही है, कितना प्रॉफिट होगा हमारा? हाँ, बिल्कुल, आपका कितना प्रॉफ़िट होगा? ऑब्वियसली ना, देखो ना, एग्ज़ाम्पल है, एक बात है कि अगर उसका आपके पास प्रॉफ़िट तो नहीं आएगा, आपके पास तो सेल आएगी ना डेली की, उस सेल्स में से फिर आपने प्रॉफ़िट निकालना होगा, ठीक है? तो वो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है। जैसे अभी अ, जैसे एक वीए हैं, वो प्राइवेट लेबल में एक्सपर्ट है माशाल्लाह ना, ठीक है ना? वो क्लाइंट को 1 दिन की सेल जो है ना, वो काम ही प्राइवेट लेवल पे करते हैं, तो वो क्लाइंट को प्राइवेट लेवल पे 1 दिन की सेल देते हैं $10,000।
अब जब वो क्लाइंट को $10,000 देगा तो उसमें से वो अपने मुताबिक एस्टिमेट करके सारे निकाल लेगा एक्सपेंसिव, कितने एक्सपेंसेस उसके हुए हैं उसके बीच में, जहाँ जो क्लाइंट के भी जो भी होने हैं, और फिर उसमें से वो जब डिवाइड करेगा अपना हिस्सा, उसको चल जाएगा पता मेरा इतना परसेंटेज था तो इतना मुझे आएगा। ये चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये बाकी चीज़ें जब इंशाल्लाह टाइम आएगा ना, इसको प्रैक्टिस करोगे आप, ये तब चलेंगी हमारी। ओके, मेरे ख्याल में भी ठीक है हम लोग मैम। बस करते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे लगता है, और आमना ऑनलाइन थी वो भी चली गई हैं। तो अब भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने ग्रुप में पूछ लेना, ताकि अगर मैं अवेलेबल नहीं होंगी तो कोई ना कोई और आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे देगा।